हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इस समय हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी एनएचएम से जो वैकेंसी निकली हुई है लैब टेक्नीशियन, सीबी नेट टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन और साथ साथ में सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर और सीएचओ पद को भी लेकर चल रहे हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा सीरीज है ये 17 नंबर का सीरीज है। इससे पहले हम 16 नंबर तक सीरीज कर चुके हैं और 16 नंबर का जो सीरीज था ये हमारा लास्ट सीरीज था और इसमें हम जॉइंटिस और इलेक्ट्रोलाइट के प्रश्न को हम लोग हल किए थे। फ्रेंड्स, आपके जो सिलेबस है उसी के अनुसार हम इस समय चल रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो लेक्चर यहाँ पे हम नहीं ले पा रहे हैं उसको हम टेलीग्राम पे अपलोड कर रहे हैं। जैसे क्रिएटिनिन का हुआ क्वेश्चन, तो क्रिएटिनिन से संबंधित हमने अभी कई क्वेश्चन हमने टेलीग्राम पे अपलोड किए हैं। साथ साथ में इलेक्ट्रोलाइट के जो क्वेश्चन बच गए थे उनको भी हमने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है। तो इस प्रकार से जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में उनको हम टेलीग्राम पे अपलोड कर दे रहे हैं। उनको वहाँ से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आप ये दोनों तरीके से बने रहेंगे तभी आपका जो बेस्ट नंबर है वो आ पाएगा। तो फ्रेंड्स, जो आपका हेमेटोलॉजी का है सेक्शन, इसमें हम 50 प्रश्न आज हल करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सीधे आते हैं प्रश्नों पर। तो प्रश्नों की जो नंबरिंग है वो 264 से ली गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं 264। तो इसका जो पहला प्रश्न वो आपका है, टिपिकली लिम्फोसाइट हु साइटोप्लाज्म स्टेन हैवली रेड विथ पायरोनाइन इज कॉल्ड। यानी कि आपका जो कौन से टिपिकली लिम्फोसाइट्स होते हैं जो जिनका जो साइटोप्लाज्म है वो हैवली रेड होता है विथ पायरोनाइन के साथ। तो पायरोनाइन के साथ जो होता है फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं, पायरोनिनोफिलिक सेल्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, आपका सी सही जाएगा। ठीक है, चलिए बात हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 265 का। ये कह रहा है लिम्फोसाइट्स दैट लैक बोथ टी एंड बी सेल्स मार्कर आर कॉल्ड। यानी कि कौन से ऐसे लिम्फोसाइट्स होते हैं जिसके पास जो टी होते हैं और टी मार्कर और बी मार्कर दोनों नहीं होते हैं। तो टी सेल मार्कर, बी सेल मार्कर जिनके पास नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम नल सेल्स कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाएगा, नल सेल्स। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा फ्रेंड्स है फिश टैप वार्म इन्फेस्टेड काजेज। यानी कि आपका जो फिश टैप वार्म है वो इन्फेक्शन काज किसके द्वारा होता है। तो ये फ्रेंड्स आपकी किसके कारण होता है, विटामिन B12 डिफिशियंसी के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा, विटामिन B12। ठीक है, चलिए बात हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 267 का। ये कह रहा है इन व्हिच टिश्यू लिम्फोसाइट्स आर नॉट फाउंड। यानी कि पूरा होल बॉडी में कौन से ऐसे प्रकार के टिश्यू हैं जिनमें लिम्फोसाइट्स नहीं पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, केवल एक ही जगह है जहाँ पे लिम्फोसाइट्स नहीं पाए जाते हैं, वो आपका क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, सी नंबर का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 268 का। व्हिच टाइप ऑफ इंक्लूजन बॉडी इज प्रेजेंट इन न्यूट्रोफिलिक फॉर नॉर्मल फीमेल्स बट नॉट इन नॉर्मल मेल्स। यानी कि कौन सा इसमें इंक्लूजन बॉडी होता है जो आपके न्यूट्रोफिल्स में प्रेजेंट होता है और ये नॉर्मल फीमेल में पाया जाता है, जबकि जो मेल होते हैं उनमें नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं बार बॉडीज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, ए सही जाएगा, बार बॉडी। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 269 का। ये कह रहा है रेड सेल बिकम माइक्रोसाइट्स बिकॉज। यानी कि आपका जो रेड सेल होता है वो क्या हो जाता है, माइक्रोसाइट्स हो जाता है। तो इनका जो माइक्रोसाइट्स का आपको टर्म बता ही चुके हैं कि माइक्रो मतलब होता है छोटा और माइक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स, इनका जो डीएनए सिंथेसिस होता है इज इम्पेयर्ड विथ लॉन्गर ड्यूरेशन बिटवीन माइटोसिस डिवीजन। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर यहाँ पे सही जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 270 का। व्हिच लिम्फोसाइट्स हैज लॉन्ग लाइफ स्पैन। यानी कि कौन सा लिम्फोसाइट होता है जिनकी जीवन अवधि क्या होती है, सबसे अधिक होती है जितने भी लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे जो जीवन अवधि सबसे ज़्यादा होती है वो आपके टी लिम्फोसाइट्स की होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जाएगा, वो होगा डी ऑप्शन, टी लिम्फोसाइट। ठीक, अब हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे है 271 का। ये कह रहा है प्रेजेंस ऑफ हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स इन पेरिफेरल स्मेयर इज सुगेस्टेड ऑफ। यानी कि आपका जो यहाँ पे हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं आपके पेरिफेरल स्मेयर में, तो ये किन कारण से हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका होता है वो विटामिन B12 और फोलिक एसिड के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका ए सही जाएगा, विटामिन B12 और फोलिक एसिड डिफिशियंसी। ठीक है, चलिए बातें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 272 नंबर का। ये कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ NaCl हाइपोटोनिक फॉर RBC इज। यानी कि आपका जो कंसंट्रेशन होता है NaCl हाइपोटोनिक का, वो कंसंट्रेशन इसमें क्या होना चाहिए RBC के लिए। तो ये क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है फ्रेंड्स
इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जो आपका NaCl हाइपोटोनिक का कंसंट्रेशन होता है वो 0.5 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, नन ऑप्शन जाएगा। और आप जो सही उत्तर ही जान लीजिए, इसका क्या हो जाएगा, 0.0 से लेकर क्या होता है, सॉरी 0.5% इसका क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 273 का। 273 का क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स इज कॉल्ड, यानी कि आपका जो लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन है उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड जो यहाँ पे प्रोडक्शन होता है वो आपका पोइसिस के यहाँ पे लिया गया था। कोई भी ब्लड का यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको पोइसिस से हम लेंगे। तो इसमें जो आपका किसका प्रोडक्शन पूछा है, लिम्फोसाइट्स का पूछा है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, लिम्फोपोइसिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, लिम्फोपोइसिस। ठीक है, ल्यूकोपोइसिस का मतलब क्या हो गया, पूरे ल्यूकोसाइट्स का, यानी कि जितने भी 5 प्रकार के आपके ल्यूकोसाइट्स होते हैं पूरे का अगर प्रोडक्शन यहाँ पे पूछा होता तो पूरे का हो जाता। मोनोसाइट्स का पूछा होता तो मोनोपोइसिस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया क्या है, लिम्फोपोइसिस क्या पूछा गया, यानी कि लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन पूछा गया। चलिए बात करते हैं यहाँ पे 274 नंबर प्रश्न की। 274 नंबर का प्रश्न करा है, व्हिच इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स इम्पेयर फंक्शन ऑफ टी सेल्स, यानी कि कौन से इसमें ड्रग्स हैं जो कि इम्पेयर करते हैं आपके टी सेल के फंक्शन को। तो फ्रेंड जो दोनों ड्रग्स हैं वो आपको क्या करते हैं, इम्पेयर करते हैं आपके फंक्शंस को। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एजिथ्रोस्प्रिन और साइक्लोएस्प्रिन जो हैं ए, वो दोनों क्या करते हैं, आपके टी सेल के फंक्शन को इम्पेयर करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 275 का, ऑल आर द फीचर ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया एक्सपेक्ट, यानी कि एक को छोड़ के जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं वो सब आपके मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के फीचर हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, माइक्रोब्लोसाइटिस, ठीक है, ये सब आपके फीचर हैं। ठीक है, प्रीडोमिनेंस ऑफ एर्ली मेगलोब्लास्टिक इन द बोन मैरो भी आपका फीचर है। लेकिन फ्रेंड्स जो नॉर्मल विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड लेवल्स है ये आपका नॉर्मल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, ये आपका फीचर्स नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे 276 का, व्हिच लिम्फोसाइट स्टिमुलेट बी लिम्फोसाइट रिएक्टिविटी एंड एक्टिव द माइक्रोफेजेस, यानी कौन सा यहाँ पे लिम्फोसाइट से जो स्टिमुलेट करता है, ठीक है, प्रेरित करता है बी लिम्फोसाइट्स को रिएक्टिव करने के लिए एंड एक्टिवेट माइक्रोफेज, और क्या करता है, माइक्रोफेजेस को एक्टिव करता है। तो फ्रेंड जो हेल्पर टी सेल होते हैं वो क्या करते हैं, आपके स्टिमुलेट करते हैं बी लिम्फोसाइट्स को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 277 नंबर प्रश्न पे। ये कह रहा है, सेल मेनली कंसर्न विद डिले हाइपर सेंसिटिविटी आर, तो ये जो हाइपर सेंसिटिविटी डिले होते हैं ये किसके साथ होते हैं, ये आपके टी सेल्स के साथ होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 278 का, साल्बुल लिम्फोकाइन सिक्रेटेड बाय एक्टिवेटेड टी सेल इज कॉल्ड, यानी कि जो आपका साल्बुल लिम्फोकाइन होता है वो सिक्रेटेड किसके द्वारा होता है, एक्टिवेटेड टी सेल के द्वारा, तो इसको क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसको हम क्या कहते हैं, लिम्फोटॉक्सिन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही जाएगा, लिम्फोटॉक्सिन। ठीक, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 279 का। 279 का प्रश्न कह रहा है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया विथ नॉर्मोब्लास्टिक बोन मैरो इज ऑब्जर्व इन ऑल एक्सपेक्ट, यानी कि इसमें से इसमें सभी को छोड़ के केवल एक ऑब्जर्व होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, जिसके साथ साथ इसमें क्या होगा, आपका बोन मैरो नॉर्मोब्लास्टिक स्टेज में होगा। तो फ्रेंड्स किसको, सभी को इसमें मतलब कि छोड़ के केवल एक साथ इसमें सही जाएगा, तो ऑप्शन सी नंबर सही जाएगा आपका, विटामिन B12 डिफिशियंसी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, विटामिन B12 डिफिशियंसी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाइए 280 नंबर प्रश्न पे। ये आपका जो प्रश्न है ये कह रहा है, which cell is या present as a Kupffer cell in the liver and alveolar macrophages of the lungs, यानी कि कौन सा सेल है जो कि कुफर सेल के जैसा है और आपके लीवर में प्रेजेंट है, आपके एल्वुलर माइक्रोफेजेस की में प्रेजेंट है। तो फ्रेंड्स ये आपका जो कुफर सेल होता है उसके जैसा आपका न्यूट्रोफिल्स होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा। फ्रेंड्स ज़रा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कुफर सेल क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, जिससे आपके नॉलेज का पता चल सके। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 281 का। ये कह रहा है, प्लाज्मा सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रेटेड, यानी कि जो आपके प्लाज्मा सेल्स होते हैं इनमें किस चीज़ का सिंथेसिस होता है और इनमें सिक्रेशन क्या करते हैं, यानी कि ये जो प्लाज्मा सेल होते हैं किस चीज़ को बनाते हैं और इनका सिक्रेशन कैसे करते हैं या फिर क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स जो आपके यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन होते हैं या आपके प्लाज्मा सेल्स में ही बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा, इम्यूनोग्लोबिन। और जो फ्रेंड्स यहाँ पे हेपेरिन होता है, हेपेरिन आपके लीवर में इनका सिंथेसिस होता है। और यहाँ पे अगर बात करें हिस्टामिन की, तो हिस्टामिन आपके मास्ट सेल के द्वारा क्या होता है, बनता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे 282 नंबर का, इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स आर, यानी कि आपके जो ग्रेनुलोसाइट होते हैं WBC के दो प्रकार होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी एंजाइम्स लिखे हुए हैं इनके लिए सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेरोक्सीडेज, एसिड फास्फेटेज, एल्कलाइन फास्फेटेज सभी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा? डी सही जाएगा, ठीक। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 283 का ये कह रहा है व्हिच ल्यूकोसाइट्स फैगोसाइट एक्यूट इन्फेक्शियस बैक्टीरिया, यानी कि आपका कौन सा ल्यूकोसाइट्स है जो क्या करता है, ये फैगोसाइट्स के रूप में एक्यूट इन्फेक्शन को क्या करता है, मारता है बैक्टीरिया के। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन नंबर सही जाएगा वो क्या सही जाएगा? वो आपका सही जाएगा एसिनोफिल, जो सॉरी यहाँ पे न्यूट्रोफिल सही जाएगा। क्या सही जाएगा? न्यूट्रोफिल्स, यही होते हैं आपके फैगोसाइट्स के रूप में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा न्यूट्रोफिल, ठीक। चलिए बात है यहाँ पे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 284 का, ये कह रहा है व्हिच ल्यूकोसाइट प्रोटेक्ट योर बॉडी अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन, ठीक है। यानी कि आपका जो कौन सा ल्यूकोसाइट्स है वो आपके एलर्जिक रिएक्शन को क्या करता है, उसके अगेंस्ट वर्क करता है और पैरासाइट्स इन्फेक्शन से बचाता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो इसिनोफिल्स होते हैं, इसिनोफिल वो आपके यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं आपके एलर्जी से और पैरासाइट से बचाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट हमारा 285 का, व्हिच ल्यूकोसाइट्स फैगोसाइट क्रोनिक इन्फेक्शन बैक्टीरिया, यानी कि कौन से ल्यूकोसाइट्स हैं जो आपके क्रोनिक जो होते हैं फैगोसाइट्स करते हैं क्रोनिक इन्फेक्शन बैक्टीरिया को। तो ये आपके मोनोसाइट्स होते हैं, ठीक है। ये जो क्रोनिक इन्फेक्शियस बैक्टीरिया के फैगोसाइट्स होते हैं कौन होते हैं? मोनोसाइट होते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 286 का, व्हिच सेल ट्रांसपोर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल टू लिम्फोसाइट्स नोड्स, यानी कि कौन से यहाँ पे इनऑर्गेनिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है आपके लिम्फ नोड के में, ठीक है। तो लिम्फ नोड में जो यहाँ पे व्हिच सेल ट्रांसपोर्टेड इनऑर्गेनिक मटेरियल टू लिम्फ नोड्स, सही कह रहा है कि आपका जो कौन सा ऑर्गेनिक मटेरियल सॉरी कौन सा यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है जो कि आपके इनऑर्गेनिक मटेरियल को लिम्फ नोड तक पहुँचाता है। तो फ्रेंड्स ये आपके माइक्रोफेजेज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे 287 नंबर प्रश्न की। ये कह रहा है व्हिच प्रोसेस इज प्रीसीडेड बाय सीरीज ऑफ स्टेप कीमोटैक्सिस, ओपनाइजेशन, इंजेक्शन एंड डीग्रेनेशन, ठीक है, डीग्रेनुलेशन, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स जो आपका इस प्रोसेस होता है इसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। इसमें आपका क्या होता है, सारे चीज़ होते हैं, केमोटैक्सिस होते हैं, ओपनाइजेशन होते हैं, इंजेक्शन होते हैं, ठीक है, और डीग्रेनेशन भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, फैगोसाइटोसिस, ठीक। चलिए बात हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 288 का, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जेनेटिक ऑरिजिन एंड फंक्शन प्रोटीन ऑफ MCH एंड ग्रुप इनटू, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कौन से जो इनके बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें जेनेटिक ऑरिजिन एंड फंक्शन होते हैं और ये प्रोटीन ऑफ MCH और ग्रुप्स इनटू। तो कितने ग्रुप्स में होते हैं फ्रेंड्स? ये आपके 3 ग्रुप्स में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा, ठीक है। चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 289 का। ये कह रहा है रेटिकुलोसाइट्स रिस्पोंड टू विटामिन B12 फोलिक एसिड थेरेपी इन द डिफिशियंसी एनीमिया शुड बी ऑब्जर्व, यानी कि आपका जो रेटिकुलोसाइट्स जो रिस्पॉन्स करता है आपके विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड के थेरेपी में, तो जो किसमें ये रिस्पॉन्स करता है आपके डिफिशियंसी एनीमिया में, यानी कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया हो गया है। तो इसको हम कितने दिनों पर ऑब्जर्व करते हैं? तो इनका जो थेरेपी होता है फ्रेंड्स वो आपके 7 डे ऑन थेरेपी होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा? सी सही जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 290 का। ये कह रहा है पेर्निशियस एनीमिया एज, तो जो पेर्निशियस एनीमिया होते हैं यानी घातक एनीमिया जो होता है फ्रेंड्स वो किसके कारण से होता है? तो फ्रेंड्स ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं, ठीक है, पार्टिलेटेड सेल एट्रोफी होते हैं। तो यहाँ पे मेनली ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाएगा, एंड ऑटो इम्यून डिजीज विथ पेरिफेरल सेल्स एट्रोफी, ठीक। चलिए बात है अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 291 का। ये कह रहा है इन एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर, यानी कि आपका जो एनीमिया है वो कौन सी क्रोनिक डिसऑर्डर में होता है? तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका सही जाएगा वो ऑप्शन जाएगा बोन मैरो आयरन इज नॉर्मल इंक्रीज। तो फ्रेंड्स यही पूछा कि जो आपका एनीमिया होता है तो इसमें जो क्रोनिक डिसऑर्डर होता है उसमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन इज इंक्रीज, ठीक रहता है इंक्रीज। बोन मैरो आयरन इज नॉर्मल एंड इंक्रीज, कभी नॉर्मल भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। तो ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका सही जाएगा, ठीक है, बी नंबर का। बोन मैरो आयरन इज 0, बोन मैरो आयरन इज डिक्रीज नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे कभी नॉर्मल रहेगा और कभी इंक्रीज कर जाएगा। तो बोन मैरो की यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 20 सही जाएगा, ठीक है। चलिए बात हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 292 नंबर का।
292 नंबर का प्रश्न कह रहा है व्हाट इज द इनकरेक्ट अबाउट हेप्सिडिन। तो हेप्सिडिन का जो इनकरेक्ट यहाँ पे हेप्सिडिन का जो क्या है आपका फॉल्स ऑप्शन है वो इसमें कौन सा सही जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो है इट ब्लॉक द रिलीज ऑफ आयरन फ्रॉम बोन मैरो माइक्रोफेजेस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही जाएगा, इट ब्लॉक द रिलीज ऑफ आयरन फ्रॉम मैरो माइक्रोफेजेस। ठीक, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 293 नंबर का। ये कह रहा है द मेजर साइट ऑफ रेड सेल डिस्ट्रक्शन इज, यानी कि आपका जो रेड सेल है उसका डिस्ट्रक्शन सबसे अधिक कहाँ पे होता है। तो फ्रेंड्स जो आपका स्प्लीन है, ठीक है, स्प्लीन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, रेड सेल का डिस्ट्रक्शन होता है, इनका डाइजेशन होता है माइक्रोसाइट्स के द्वारा, ठीक है, माइक्रोफेजेस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 294 नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है इन विच कंडीशन टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन न्यूट्रोफिल्स, यानी कि किन कंडीशन में आपके जो टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपके न्यूट्रोफिल्स में। तो फ्रेंड्स अभी हम अल्ट्रेशन ऑफ डीएलसी का एक पीडीएफ बनाए हैं, हो सकेगा तो उसका हम लेक्चर भी लेंगे, तो उसमें हम इसको थोड़ा सा समझाएंगे कि जो अल्टरनेशन होते हैं क्या क्या चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं। तो फ्रेंड्स जो इसका ऑप्शन नंबर होगा हैवी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आपका जो टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स होता है वो बढ़ जाता है या प्रेजेंट हो जाता है आपके न्यूट्रोफिल्स में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, हैवी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 295 नंबर का। ये कह रहा है इन थ्रोन टेस्ट सीरियल स्नोफिल्स काउंट आर परफॉर्म्ड आफ्टर इंजेक्शन ऑफ, यानी कि आपका अगर यहाँ पे थ्रोन टेस्ट को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं सीरियल स्नोफिल्स को काउंट करने के लिए, तो इसमें आप किसका पहले इंजेक्शन देते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम जो इंजेक्शन देते हैं वो किसका देते हैं, वो देते हैं ACTH का, यानी कि आपका एक प्रकार का हार्मोन होता है एडेनोकॉर्टिन ट्रोफिन हार्मोन्स। ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये आपके प्रोड्यूस होता है वो आपका यहाँ पे क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ये प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा, ACTH का इंजेक्शन हम लोग क्या करते हैं, देते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 296 का। रिएक्टिव बेसोफिलिया इज ऑब्जर्व इन ऑल कंडीशन एक्सपेक्ट, यानी कि एक को छोड़ के आपका जो रिएक्टिव बेसोफिलिया है वो ऑब्जर्व करने को मिलता है किस किन केसों में। तो फ्रेंड्स ये एक को छोड़ के और किन केस में दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स ये आपका मायोकार्डियल का जो यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन को छोड़ के और सभी में ये चीज़ दिखाई देगा, यानी कि अगर आपको स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन हो गया है तब भी आपको बेसोफिलिया ऑब्जर्व होगा। ठीक है, मैक्सिमोडेमा है, ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो इसमें भी देखा, केवल आपके मायोकार्डियल इन्फेक्शन में नहीं देखा। ठीक है, चलिए बातें हैं अगले प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है 297 का। 297 का करा इन विच कंडीशन बेसोफिलिपीनिया इज ऑब्जर्व्ड। पीनिया मतलब क्या होगा, डिक्रीज हो गया फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे बेसोफिलोपीनिया में क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन भी ऑब्जर्व होगा आपको, हाइपरथायराइडिज्म भी यहाँ पे ऑब्जर्व होगा। ठीक है, कैसिंग सिंड्रोम्स भी ऑप्शन ऑब्जर्व होगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 298 में। ए न्यूट्रोफिल इज कॉल्ड हाइपर सेगमेंटेड व्हेन इज कंटेन डॉट लोब्स। तो फ्रेंड्स जो आपके जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो उनके नॉर्मली 2 से 3 लोब्स या 2 से 4 लोब्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जब आपके यहाँ पे मोर देन 5 लोब्स आपके न्यूट्रोफिल्स में दिखाई देने लगें तो इन केस को हम क्या कहते हैं, इन केस को हम हाइपर सेगमेंटेड कहते हैं। तो कितने यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स उनके जो लोब्स में दिखाई देंगे, मोर देन 5, तो इनको क्या बोलेंगे, हाइपर सेगमेंटेड। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 299 का। ये कह रहा है कॉर्कोट लैंडेन क्रिस्टल्स आर फॉर्म बाय द डिजेनरेशन ऑफ व्हिच ल्यूकोसाइट्स, यानी कि कॉर्कोट लैंडेन क्रिस्टल्स होते हैं, ये जो क्रिस्टल्स होते हैं वो किस प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, ये होते हैं हेक्सागोनल। ठीक है, हेक्सागोनल बाइपिरामिडल एक प्रकार के ये सेगमेंटेड होते हैं। ठीक है, तो ये आपके ठीक है, ये आपके कहाँ पे किस ल्यूकोसाइट में आपको दिखाई देंगे, तो आपके इस्नोफिल के साइटोप्लाज्म में ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 300 का। ये कह रहा है लिम्फोसाइटोसिस इज ऑब्जर्व इन, साइटोसिस मतलब बढ़ा हुआ, तो लिम्फोसाइटोसिस किन किस केस में आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है। अब लिम्फोसाइटोसिस आपके ट्यूबरक्लोसिस में बढ़ा मिलेगा, ल्यूकेमिया के कैंसर में भी बढ़ा मिलेगा, हुपिंग कफ है तब भी बढ़ा मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा, डी सही जाएगा। ऐसे प्रश्न फ्रेंड आपके यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए बात है अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है
301 नंबर का पेशेंट MACTS हमने आपको इसका फुल फॉर्म भी बता दिया है। एंड स्टेरॉयड ट्रीटमेंट है, यानी कि पेशेंट पे आप ACTS हार्मोन्स और स्टेरॉयड का ट्रीटमेंट किन किन केस में करेंगे। तो फ्रेंड्स आपकी अगर लिम्फोसाइटोपिनिया है तो इन केस में आप करेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 302 का। ठीक है, तो इन विच क्लिनिकल कंडीशन मोनोसाइटोसिस ऑब्जर्व, यानी किन कंडीशन में आपको मोनोसाइटोसिस देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये आपके ऑल ऑप्शन में देखने को मिलेगा। लिस्टमैनियासिस में, टाइफाइड अगर फीवर है, ठीक है, ब्रुसेलोसिस भी है तो आपके यहाँ पे सभी में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ऑल ऑप्शन यहाँ पे जाएगा। फिर बता रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपका अल्टरेशन इन DLC और खासकर यहाँ पे बेसोफिल का जो है वो अल्टरनेशन सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इनका जो अल्टरनेशन उसको आप पढ़ के जाइएगा। अल्टरनेशन मतलब आपके लो एंड हाई लेवल। ठीक है, तो DLC जो लो होंगे तो क्या कंडीशन होगा, हाई लेवल हो गए तो किन कंडीशन में होगा, तो ये चीज़ पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, अब आते हैं 303 पे ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन टेस्ट, यानी कि HLA टेस्ट। ठीक है, इसको हमने बता चुके हैं आपको। ठीक है, हमने ये बताया था कि इन किन केस में करते हैं, वही प्रश्न आप आके आ गया है कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टेस्ट इज डन बाय डिटरमाइन डोनर रिसिपिएंट कंपेटिबिलिटी फॉर। तो फ्रेंड्स इस किसके लिए हमने बताया था, ये हमने बताया था कि जब आप कोई ऑर्गन डोनेट कर रहे होते हैं, यानी कि टिश्यू को डोनेट कर रहे होते हैं, तो इन केस में आप HLA टेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 सही जाएगा, टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 304 का। अगर इन चिल्ड्रन बोन मैरो बायोप्सी आर टेकन फ्रॉम, यानी कि आपको अगर बोन मैरो परफॉर्म कर रहे हैं और आपका वो चिल्ड्रन है तो आप उसको कहाँ से परफॉर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स जो हम बच्चों में मेनली परफॉर्म करते हैं वो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टिबिया से करते हैं। तो आपका नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा। ठीक है, ठीक, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। अभी दूसरा प्रश्न आता है एडल्ट के लिए भी, तो इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। अब आता है जो आपका 305 नंबर का प्रश्न है, इन एडल्ट बोन मैरो बायोप्सीज आर टेकन फ्रॉम, यानी कि आप बोन मैरो का यहाँ पे बायोप्सी कर रहे हैं तो कहाँ से करेंगे, एडल्ट में। तो फ्रेंड्स आपका इलियक क्रेस्ट और स्टर्नम दोनों से कर सकते हैं। ठीक, तो बोथ यहाँ पे जाएगा, बोथ A एंड B, ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर पूछ लिया बोन मैरो किस निडल के द्वारा करते हैं, तो यहाँ पे सलाह निडल, जमशेद निडल, इन सब का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, किन केस में करते हैं बोन मैरो, तो मेनली हम क्या करते हैं, अगर आपका एप्लास्टिक एनीमिया है तो इन केस में लगाएंगे। अगर आपके केस में और सारे भी यहाँ पे डिजीजेस दिए हुए हैं, ठीक है, तो ऑल ऑप्शन होगा तो वहाँ पे ऑल ऑप्शन आप लगाइएगा। ठीक है, बात इतना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 306 का। द मेजर मैकेनिज्म ऑफ रेड सेल डिस्ट्रक्शन इज, यानी कि आपका जो मेजर मैकेनिज्म होता है, सबसे अधिक मैकेनिज्म होता है आपके रेड सेल डिस्ट्रक्शन का, उसमें कौन सा हेमोलाइसिस होता है। तो फ्रेंड जो हेमोलाइसिस होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, इंट्रावैस्कुलर और एक्स्ट्रावैस्कुलर। तो इंट्रा जो वैस्कुलर होते हैं फ्रेंड्स, इन द केस ऑफ डिजीज़, यानी किसी डिजीज़ में आपके इंट्रावैस्कुलर अधिकतर होते हैं। ये आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं, इन ब्लड वेसल्स में ही ये क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट अगर यहाँ पे बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर हेमोलाइसिस में, तो ये आपके जो ऑर्गन होते हैं जैसे कि स्प्लीन या हेपेटिक जो होते हैं, इनके माइक्रोफेजेज के द्वारा ये नष्ट होते हैं, इनका डाइजेशन होता है। ठीक है, तो आप हेपेटिक एंड स्प्लेनिक माइक्रोफेजेज के द्वारा ये क्या होंगे, एक्स्ट्रा वैस्कुलर हेमोलाइसिस इनका होगा। ठीक है, चलिए बातें अगले प्रश्न पे। हाँ, तो फ्रेंड्स इसका मैंने आंसर नहीं बताया, तो ये बोलता मेजर मैकेनिज्म ऑफ रेड सेल डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है। तो फ्रेंड्स ये आपके एक्स्ट्रा वैस्कुलर में होते हैं, यानी कि आपके हेप्टिक ऑर्गन या फिर आपके स्प्लीन पे इनका क्या होता है, हेमोलिसिस होता है, इनका माइक्रोफेजेस के द्वारा डाइजेशन होता है। चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 307 का। बोन मैरो एक्टिविटी कैन बी एक्सेस बाय डूइंग, यानी कि अगर आप बोन मैरो की एक्टिविटी को एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। तो इन केस में आपको टोटल काउंटिंग भी करना होगा और डिफरेंशियल काउंटिंग भी करना होगा। तो आपका जो बेटर है, यानी कि आप बेटर इसका एग्जामिन कर पाएंगे, तो वो ऑप्शन नंबर बोथ जाएगा A एंड C। ठीक है, चलिए आते हैं 308 नंबर प्रश्न पे। ये कह रहा है ऑल आर फीचर्स ऑफ इंट्रावैस्कुलर हेमोलाइसिस इफेक्ट, यानी कि जितने भी हैं आपके इंट्रावैस्कुलर हेमोलाइसिस है एक को छोड़ के। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा है, तो ये आपका जो इंक्रीज सीरम हेप्टोग्लोबिन लेवल है, यही आपका ऑप्शन नंबर C सही जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 309 में। बोन मैरो सेल व्हिच सर्वाइव एंड प्रोलिफरेटेड अंडर कल्चरिंग आर कॉल्ड। तो जो बोन मैरो सेल्स होते हैं सर्वाइव एंड प्रोलिफरेट ऑन कल्चरिंग, इसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम कहते हैं दोनों,
यानी कि आपको प्रोजेनरेटर सेल भी कहते हैं और कॉलोनी फॉर्मिंग सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो यही कल्चरिंग की बात कर रहा था। कल्चरिंग और प्रोलिफरेटेड इनका जो होता है, सर्वाइव करते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? तो इनको प्रोजेनरेटर सेल और कॉलोनी फॉर्मिंग सेल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी सही जाएगा। ठीक है, चलिए 310 की बात करते हैं। गाल स्टोन आर यूजुअली सीन इन केस, यानी आपका जो गाल स्टोन होता है, गाल ब्लैडर में जो स्टोन होता है, ठीक है, तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ठीक है, तो यूजुअली आपका इसमें जो हेरेडिटरी स्पेरोसाइटोसिस होता है, ठीक है, इन केस में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा? सी सही जाएगा। इसमें जो आपके स्प्लीन होते हैं, इनका लार्ज हो जाता है, किसको क्या कहते हैं? स्प्लिनोमेगेली कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फ्रेंड कुल मिला के सी सही जाएगा। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न हमारा है 311 का। ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन है वो कट गया, लेकिन इसमें हम जो आंसर था उसको हम बता रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा यूरोबिलिनोजन एक्सक्रीटेड यूरिन नॉर्मली 2 से 4 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, यही इसका स्टेटमेंट, इसमें जो भी रहेगा स्टेटमेंट में वो आपका सही है जाएगा कि 2 से 4 मिलीग्राम आपका जो क्या होता है, यूरिन होता है, उस यूरिन में आपकी यूरोबिलिनोजन होता है, वो क्या होता है? एक्सक्रीट होता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स आपका जो प्रश्नों की संख्या थी वो हो गई क्या? समाप्त। तो फ्रेंड्स ये लेक्चर आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो इसको आप लाइक कर दीजिए, और अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया है, किसी का आंसर छूट गया है या कहीं कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको नहीं पता कर पा रहे हमसे और डायरेक्टली पूछना चाहते हैं मैसेज करके, तो हमारे नंबर 63077812 पर पूछ सकते हैं, क्योंकि इस समय एग्जाम का टाइम चल रहा है, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। और फ्रेंड लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम जो चीज़ें आपकी छूट जा रही हैं उसको हम कवर कर रहे हैं आपके टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।